हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू इंडिया बाय रोहित। मैं रोहित आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता का ये लास्ट वीडियो है। और इसके माध्यम से आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का ये चौथा वीडियो है और इसके माध्यम से आज हम संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद मैं चाहता हूँ कि एक या दो वीडियो के अंतर्गत हम इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी पढ़ें। तो जब आप इन चारों वीडियो को देखेंगे और उसके बाद जो है प्रश्न जब बनाएंगे आप, तो आपके सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे से जो है आपको कॉन्फिडेंस प्रदान करेंगे। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो के माध्यम से मैं आपको जो है अपना बेस्ट दे पाऊँगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। और हम अपने वीडियो के बारे में यदि हम बात करें तो मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में कि हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और उसके बारे में राजनीति जीवन यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, और जो है आर्थिक जीवन कैसा था और धार्मिक जीवन कैसा था। इन चारों बिंदुओं के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से जो है संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हम अपने वीडियो के जो है प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो हम पढ़ेंगे जो है राजनीति जीवन से, ठीक है। राजनीति जीवन से ही हम अपने वीडियो का प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में जानी जाती है। और आद्य ऐतिहासिक सभ्यता क्या होती है मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ। तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता होती है कि यहाँ लिखित साक्ष्य भी मिले हैं लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं जा सका, ठीक है। तो पढ़ा नहीं जा सका, इसके माध्यम से हमें स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो यदि यहाँ पर जो भी स्रोत मिले हैं उनको यदि पढ़ लिया जाता तो हमें स्पष्ट जानकारी मिल पाती है कि यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था, या आर्थिक जीवन कैसा था, या सामाजिक जीवन कैसा था, या धार्मिक जीवन कैसा था। तो सारी बातें जो हैं जो साक्ष्य होते हैं उनके माध्यम से पता लग पाती है। लेकिन यहाँ पर जो है जो भी स्रोत या साक्ष्य मिले हैं उनके बारे में स्पष्ट जानकारी उनसे नहीं मिल पाती है। तो लेकिन यहाँ पर जो भी बातें हैं वो अनुमान के ऊपर ही आधारित है। यदि हम बात करें तो स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। तो नेक्स्ट हम समझ लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि संभवतः जो शासन है ये पुरोहित या व्यापारी वर्ग या फिर नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता होगा। तो ये सभी बातें जो है वो अनुमान पर ही आधारित है, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन कैसा था, तो आप जो है अनुमान के आधार पर पुरोहित या जो भी पुरोहित या ब्राह्मण होते हैं उनकी बात हो रही है, या व्यापारी वर्ग जिन्हें हम बड़े वर्ग के रूप में भी जानते हैं, या नगर प्रशासन द्वारा यहाँ का जो भी राजनीतिक जीवन है ये संचालित होता होगा। तो इस प्रकार से सभी साक्ष्यों के आधार पर ही अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात कर लें आगे तो स्टुअर्ट पिगट नाम के व्यक्ति थे, इतिहासकार थे। इन्होंने कहा था कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। आपसे प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि किस विद्वान ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सभ्यता की जुड़वा राजधानी के रूप में कहा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि जो है पिगट ने, ठीक है। तो पिगट महोदय ने ही, यदि हम बात करें तो स्टुअर्ट पिगट इनका नाम है। इन्होंने ही जो सभ्यता में देखा है तो इनको 4 जातियों के बारे में बताया था, ठीक है। तो उनको भी यहाँ याद कर लें। और नेक्स्ट है यदि बात करें तो इन्होंने बताया कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसने कहा था। तो आप ये जो फैक्ट है इसको बिल्कुल याद करें, ठीक है, याद कर लें क्योंकि ये प्रश्न जो है पूछा जाता है। नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो हंटर इन्होंने एक इतिहासकार हैं, इन्होंने भी कहा था कि मोहनजोदड़ो के शासन को जो है राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक कहा जाना चाहिए। तो इन्होंने भी अपना मत दिया था। इन्होंने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में किसी भी स्थल में जो है राजमहल या फिर राजाओं के जो भी महल होते हैं उनके बारे में कोई भी पुरातत्व या साक्ष्य नहीं मिले। तो इसीलिए हंटर महोदय ने कहा था कि मोहनजोदड़ो के शासन को जो है राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना चाहिए, मतलब कहना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है। और आगे यदि बात करें तो नेक्स्ट यहाँ पर एक फैक्ट है उसको भी समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पर नोट लिखा है कि यहाँ पर जो महल हैं ये अस्तंत्र का अभाव मिला था, अर्थात ना तो सिंधु घाटी सभ्यता में महल मिले थे
और ना ही कोई अस्त्र तंत्र अस्त्र जो भी होते हैं अस्त्र या शस्त्र, ये सभी जो है यहाँ से प्राप्त नहीं हुए हैं। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को जो है राजतंत्रात्मक नहीं करना चाहिए, जनतंत्रात्मक माना जाता है। तो ये सभी बातें थी यहाँ इसकी। जैसे यहाँ पर क्या था कि स्रोतों का जब अभाव होने के बावजूद वास्तविकता के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है। तो संभवतः यहाँ पर साधन पुरोहित या व्यापारी वर्ग या नौकर प्रशासन द्वारा संचालित होता होगा। पिगट ने कहा था कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को जो है जुड़वा राजधानी कहना चाहिए सभ्यता की। और हंटर महोदय ने कहा था कि मोहनजोदड़ो के साधन को जो है राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक मानना चाहिए। और यहाँ पर नोट में लिखा था कि महल और अस्त्रतंत्र के यहाँ जो है अभाव मिला था। तो यहाँ पर इसीलिए ये सभी फैक्ट जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो नेक्स्ट है हमारा सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन के यदि बारे में हम बात करें तो समाज जो था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। ठीक है, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। और संभवतः परिवार जो था वो मात्र सत्यात्मक था। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा था मैं आपको बता दूं। तो इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि यहाँ पर जो भी साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर मातृ देवी की मूर्ति एवं जो उर्वरता देवी हैं उनकी भी मूर्तियाँ मिली हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि समाज में जो भी स्त्रियाँ थीं उनको जो है प्रमुख पद प्राप्त था। जैसे परिवार होता है तो परिवार में जो स्त्रियाँ थीं उनको एक प्रमुख पद के रूप में मतलब उनको पद दिया जाता था। अर्थात समाज में जो परिवार होते थे वो सभी मातृसत्तात्मक थे और माता का ही शासन माना जाता था। तो इस प्रकार से साक्ष्यों के आधार पर बताया जाता है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो वर्ण व्यवस्था है इसका पूर्ण प्रमाण तो नहीं मिलता है, परंतु समाज जो है वो कई वर्गों में विभाजित था। ठीक है, तो वर्ण व्यवस्था के पूर्ण प्रमाण नहीं मिलते हैं, परंतु समाज कई वर्गों में विभाजित था। पहला वर्ग है कि पुरोहित अर्थात जो पंडित या ब्राह्मण होते हैं उनके बारे में। व्यापारी जो भी यदि हम बात करें तो व्यापारी जो भी व्यापार करते हैं तो उनके बारे में। और श्रमिक जो श्रम करते हैं अर्थात मजदूरी करते हैं और उनके बारे में। और शिल्पी अर्थात जो भी जैसे यदि बात करें तो लोहार या मतलब जो भी होते हैं कार्य करने वाले उनके बारे में, शिल्पकार जो भी होते हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो लेकिन यहाँ पर जो भी वर्ग थे उनको ऊंच नीच के भाव से नहीं देखा जाता था, सभी अपने कार्यों को बहुत ही अच्छे से निभा करते थे। तो इस प्रकार से ये सभी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। तो वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन जो समाज था वो पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक एवं शिल्पी आदि के रूप में जो है बटा हुआ था और यहाँ पर सभी को समान समझा जाता था। जैसे वर्तमान में देखा जाए तो समान नहीं समझा जाता है, लेकिन जो है इस समय जो है यहाँ पर जो भी सामाजिक जीवन था उसमें सभी को समानता की भाव से देखा जाता था। और नेक्स्ट यदि हम आगे बात करें तो सभ्यता के जो लोग थे वो शांति प्रिय थे, क्योंकि इस सभ्यता में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो यहाँ पर कहीं भी अस्त्रतंत्र के जो है अस्त्रतंत्र जो होते हैं उनको अभाव मिला है, अर्थात वो नहीं पाए गए हैं, जिसके कारण अनुमान लगाया जाता है कि इस सभ्यता के लोग शांति प्रिय लोग थे। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें तो शाकाहारी एवं मांसाहारी। तो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकृति के पाए जाते थे। अर्थात कई जगहों से किचन जो रसोई होते हैं वहाँ से जब रसोई प्राप्त हुई हैं तो वहाँ पर कांटे वगैरह जो भी मांस वगैरह खाने के लिए उपयोग में लाए जाते थे। तो इसलिए उन पर अनुमान लगाकर कहा जाता है कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो थे वो शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के पाए जाते थे। ठीक है, और नेक्स्ट यदि बात करें तो आभूषण की यदि हम आगे बात करें तो प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों करते थे। आभूषण का प्रयोग जो है स्त्री एवं पुरुष दोनों ही करते थे। तो ये भी इसकी एक प्रमुख विशेषता थी। और आगे यदि बात करें तो मनोरंजन की बात करते हैं तो यहाँ पर पांसे खेलना और नृत्य देखना एवं शिकार करना, पशुओं की लड़ाई मतलब देखना, तो ये सभी जो थे मनोरंजन के साधन थे। पांसे खेलना, नृत्य देखना एवं शिकार करना और पशुओं की लड़ाई देखना, तो इस प्रकार से ये सभी मनोरंजन के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो सामाजिक जीवन के अंतर्गत देखा जाए तो प्रमुख रूप से समाज जो था, समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी और संभवतः परिवार मात्र सत्तात्मक होते थे। और वर्ण व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक, शिल्पी इत्यादि में जो है वर्ण बटे हुए थे।
और नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सभ्यता के लोग शांति प्रिय थे, क्योंकि यहाँ पर अस्त्र शस्त्र के जो है नहीं मिलते हैं। शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के लोग पाए जाते थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री एवं पुरुष दोनों लोग ही करते थे। और मनोरंजन के रूप में देखा जाए तो पांचे खेलना, नृत्य देखना और पक्षियों की लड़ाई देखना, इस प्रकार से जो है ये मनोरंजन किया करते थे। नेक्स्ट यदि हम बात करते हैं तो आर्थिक जीवन कैसा था उसको भी समझ लेते हैं। आर्थिक जीवन की यदि हम बात करें तो यहाँ पर कृषि और पशुपालन, उद्योग, व्यापार, इस प्रकार से जब हम समझेंगे तो इन तथ्यों से ही हमें पता लगेगा कि यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था। तो कृषि के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पर सिंचाई, बुवाई एवं जुताई, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, ये सिंचाई, बुवाई, जुताई इन सभी विधियों से परिचित थे। ठीक है, तो इन सभी विधियों से परिचित थे। और गेहूँ होते हैं, गेहूँ, जौ, मटर एवं कपास, गेहूँ, जौ, मटर एवं कपास, ये सभी से परिचित थे। लेकिन यहाँ पर चावल के प्रमाण हैं बिल्कुल दो ही स्थलों से मिले हैं। जैसी बात करें लोथल और जो रंगपुर था, तो रंगपुर से धान की भूसी के साथ मिले, और लोथल से बात करें तो केवल चावल के प्रमाण मिले हैं। तो केवल दो ही स्थलों से मिले हैं, अर्थात जो चावल के बारे में बहुत ही कम जानते थे, लेकिन ये नहीं कह सकते कि चावल के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो जो कृषि के माध्यम से सिंचाई, बुवाई, जुताई, ये सभी विधियों से परिचित थे। गेहूँ, जौ, मटर, कपास, ये सभी इन सभी फसलों की कृषि किया करते थे। और चावल से भी परिचित थे, लेकिन मतलब चावल के बहुत ही कम प्रमाण मिलते हैं। लेकिन जो गन्ना होता है, गन्ना एवं रागी, इसके प्रमाण जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिलते हैं, तो इसे भी यहाँ पे याद कर लें। आगे यदि हम बात करें पशुपालन की जब हम बात करते हैं तो इनका प्रिय पशु जो था वो कोबड़ वाला सांड था। अर्थात कोबड़ जिस भी बैल या सांड होते थे उनके कोबड़ निकला हुआ होता था, उसे प्रिय पशु के रूप में जाना जाता था। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो गाय, घोड़ा आदि से भी ये परिचित थे। तो गाय, घोड़ा आदि से भी ये परिचित थे, इसको भी यहाँ पे याद कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक प्रश्न बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो किस जानवर से परिचित नहीं थे। तो वहाँ पर आपको दिया जाएगा कि सांड है, गाय है, घोड़ा है, हाथी है और हिरण है, इस प्रकार से आपको दिया जाएगा, और गैंडा है। लेकिन वहाँ पर आपको ऑप्शन जो दिया जाएगा वो दिया जाएगा शेर का। ठीक है, शेर का ऑप्शन दिया जाएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शेर से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। और एक प्रश्न और बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे। तो आपको धातु में तांबा, कांसा, सीसा, इस प्रकार से जो है टिन, इस प्रकार से ऑप्शन दिए जाएंगे। लेकिन एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा लोहा। ठीक है, लोहा। तो आपका जो उत्तर होगा वो लोहा, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से, धातु में लोहे से परिचित नहीं थे और जानवरों में शेर से परिचित नहीं थे। तो इन दोनों को आप बिल्कुल अलग अलग याद कर लें। और नेक्स्ट यदि हम बात करें उद्योग के बारे में, तो उद्योग के सूती वस्त्र, ये सूती वस्त्र का उद्योग करते थे, क्योंकि जो है कपास के जब कपास होती है तो कपास के माध्यम से ही सूती वस्त्र तैयार किए जाते हैं। तो जब कपास से परिचित थे तो यहाँ पर सूती वस्त्र जो थे इनका भी ये उद्योग करते थे। ठीक है, और बर्तन भी यहाँ से मिले हैं, बर्तन, शिल्प इत्यादि, ये सभी उद्योग धंधे के माध्यम से जो है पढ़ लिए जाते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो व्यापार एक कहाँ से करते थे, आंतरिक करते थे या बाहर करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो पश्चिमी एशिया की बात करें, मध्य एशिया एवं ईरान, अफगानिस्तान, इन सभी पश्चिमी एशिया की बात करें तो पश्चिमी एशिया में जो भी देश पड़ते हैं उनसे व्यापार करते थे। मध्य एशिया में जो भी देश पड़ते हैं उनसे भी व्यापार करते थे। ईरान, अफगानिस्तान, यहाँ से भी व्यापार होता था। आंतरिक एवं व्यापार बाह्य दोनों प्रकार से ये व्यापार करते थे। तो व्यापार के बारे में समझ लेते हैं। निर्यात, इनका जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय पर आधारित होता था। मतलब एक वस्तु देते थे और दूसरी वस्तु जो है लेते थे। तो वस्तु जैसे इन्होंने धान दिए और गेहूं ले लिए, तो इस प्रकार से जो है उनके बदले में वस्तु से वस्तु बदल लिया करते थे। इसे ही कहा जाता है वस्तु विनिमय प्रणाली। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो सिक्कों या रुपए के बारे में नहीं जानते थे, तो इसलिए उनका जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित होता था। और मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कि निर्यात, ठीक है, निर्यात एवं आयात, ये निर्यात भी करते थे कुछ वस्तुएं और आयात भी करते थे, क्योंकि व्यापार का नियम ही होता है कि आप निर्यात करें और आयात करें, जिसके माध्यम से ही जो है अपने देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाया जाता है। तो निर्यात करते थे, क्या क्या करते थे समझ लेते हैं। सूती वस्त्र का ये निर्यात करते थे, क्योंकि यहाँ पर कपास बहुत ही अच्छे
रूप में उत्पादित होता था। तो कपास से ही सूती वस्त्रों का निर्माण होता है। तो सूती वस्त्रों का ये निर्यात करते थे। हाथी दांत, क्योंकि यहाँ पर हाथी भी सिंधु घाटी सभ्यता में इसके भी प्रमाण मिलते हैं। और लकड़ी, तो सूती वस्त्र, हाथी दांत एवं लकड़ी, इनका सभी का निर्यात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। और आयात क्या करते थे, क्योंकि निर्यात आयात एक व्यापार के दो प्रमुख जो है पहलू होते हैं। तो आयात क्या करते थे, इस चांदी जो है ये ईरान अफगानिस्तान से मंगाते थे। ईरान और अफगानिस्तान ये दो देश हैं, तो इन दोनों से ही चांदी को मंगाया जाता था। टिन की बात करें तो टिन जो है वो अफगानिस्तान से मंगाया करते थे। और तांबा जो होता है, जिसे कॉपर कहते हैं, तो कॉपर जो है एक खेतड़ी जो कि राजस्थान में पड़ता है, तो यहाँ से जो है तांबे का मतलब आयात करते थे, अर्थात ये मंगाते थे। ठीक है, तो चांदी ईरान अफगानिस्तान से मंगाते थे, टिन अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से ये मतलब आयात करते थे। और लाजवर्द जो है ये मेसोपोटामिया है, लाजवर्द यहाँ से जो है मंगाते थे। ठीक है, तो निर्यात सूती वस्त्र करते थे, हाथी दांत एवं लकड़ी, इन चीज़ों का जो है निर्यात करते थे। और आयात जो है चांदी का ईरान अफगानिस्तान से, टिन का अफगानिस्तान से, तांबे का खेतड़ी राजस्थान से, और लाजवर्द जो होता था इसको मेसोपोटामिया से मंगाते थे। तो ये सभी बातें थी इसकी आर्थिक जीवन में। ठीक है, तो आर्थिक जीवन में अब हम समझ लेते हैं जो है धार्मिक जीवन। इनका धार्मिक जीवन कैसा था उसको भी हम समझ लेते हैं। यदि हम धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो इनका जो धार्मिक जीवन था ये लौकिक व्यवस्था पर वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लौकिक व्यवस्था पर धर्म का वर्चस्व मतलब इतना अच्छा नहीं था। और यहाँ पर देखा जाए तो मंदिर के प्रमाण बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं, क्योंकि जितने भी स्थल यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं वहाँ पर मंदिर बिल्कुल नहीं मिले हैं। ठीक है, तो मंदिर नहीं मिलते हैं यहाँ से। और आगे देखा जाए तो माता देवी की पूजा, माता देवी की ये लोग पूजा करते थे। और देखा जाए तो माता देवी की पूजा करते थे, और इसके साथ जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और उर्वरता की देवी की यदि बात करें तो स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ एक पौधा है, उसी को कहते हैं उर्वरता देवी। ठीक है, तो उर्वरता देवी की पूजा जो है इसके साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि माता देवी की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माता देवी की पूजा करते थे, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आपका उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। और उर्वरता की देवी की पूजा जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे, तो इसके साक्ष्य कहाँ से मिले? तो आपका उत्तर होगा हड़प्पा। तो आप इनको दोनों को अलग अलग याद कर लें, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। और सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट यदि आगे हम बात कर लें तो आगे जब हम बात करते हैं तो एक मुहर से प्रमुख देवता, अर्थात प्रमुख देवता की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता जो थे वो पशुपतिनाथ थे। पशुपतिनाथ को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख देवता के रूप में माना जाता था, और जो है इनकी भी पूजा की जाती थी। और आगे यदि हम बात करें तो ये लोग नाग पूजा भी करते थे, नागों की पूजा, लिंग योनि की पूजा भी करते थे, और स्वास्तिक चिन्ह जो है उसकी भी पूजा करते थे। जैसे स्वास्तिक चिन्ह होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये स्वास्तिक चिन्ह होता है, और इसके बारे में जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग परिचित थे। तो इस स्वास्तिक चिन्ह के बारे में भी इसकी भी पूजा अर्थात करते थे। आगे यदि हम बात करें तो समझ लेते हैं कि अग्निकुंड के बारे में क्या था। तो अग्निकुंड के जो प्रमाण थे वो सिंधु घाटी सभ्यता में केवल 2 ही स्थलों से प्राप्त हुए हैं, अन्य स्थलों से जो है अग्निकुंड के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। लोथल की बात करें तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे है, और ये गुजरात में पड़ता है। तो यहाँ से लोथल से भी अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं, और कालीगंगा से, इन 2 ही स्थलों से अग्निकुंड के प्रमाण मिलते हैं। और आगे यदि हम बात करें तो वृक्ष एवं पशु पूजा का भी मतलब यहाँ से प्रमाण मिलते हैं। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो माता देवी की भी पूजा करते थे, इसके साथ मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। और जो है उर्वरता देवी की पूजा जो कि हड़प्पा से इसके प्रमाण मिलते हैं। और ये लोग प्रकृति की भी पूजा करते थे, वृक्ष एवं पशु पूजा, ये सभी जो है यहाँ पर पूजाएं होती थी। नाग पूजा, लिंग योनि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह इत्यादि के बारे में भी ये लोग परिचित थे। और यहाँ के जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख देवता थे उनका नाम पशुपतिनाथ है। ठीक है, तो इनको भी आप याद कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक बार हम पूरे वीडियो का रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि क्योंकि रिवीजन करने से हमारा जो है जो भी हमने पढ़ा है वो सही ठीक ठाक हमारे समझ में आएगा। तो राजनीतिक जीवन की बात करें तो स्रोतों के अभाव में वास्तविक व्यवस्था के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाती है।
लेकिन ये सभी जो है अनुमान के आधार पर ही ये सब लगाया गया है। संभवतः जो शासन था वो पुरोहित या व्यापारी वर्ग या नगर प्रशासन द्वारा संचालित होता होगा। और नेक्स्ट यदि हम बात करें तो पिगट ने कहा था कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। और हंटर ने जो है, मैं आपको दिखा देता हूँ, हंटर ने कहा था कि मोहनजोदड़ो के शासन को राजतंत्रात्मक की जगह जनतंत्रात्मक माना जाना चाहिए। लेकिन यहाँ से महल अर्थतंत्र यहाँ के इसके मतलब प्रमाण ना के बराबर मिलते, अर्थात मिलते ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर राजतंत्र नहीं था। नेक्स्ट यदि आगे बात करते हैं तो क्या था, सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन को जब हम समझते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था, समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा जाता था। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, तो संभवतः परिवार जो होते थे यहाँ पर मातृ सत्तात्मक परिवार होते थे, क्योंकि यहाँ पर मातृ देवी की पूजा होती थी, उर्वरता की देवी, अर्थात ये सभी जो थे इन्हीं के कारण कहा जाता है कि परिवार में जो है मातृ सत्तात्मक माता का जो है प्रमुख होता है। ठीक है, माताएं ही परिवार का प्रमुख व्यक्ति मानी जाती थी। नेक्स्ट जो था कि बड़ व्यवस्था का पूर्ण प्रमाण यहाँ पर नहीं मिलते हैं, इसके कारण कहा जाता है कि परंतु समाज जो था वो कई वर्गों में विभाजित होता था। पुरोहित, व्यापारी, शिल्पी और श्रमिक, ये सभी जो थे इन्हीं वर्गों में समाज विभाजित था। सभ्यता के लोग जो थे वो शांतिप्रिय होते थे, शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के होते थे। और आभूषण की बात करें तो स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहना करते थे। और मनोरंजन जब पढ़ते हैं तो पांसे खेलना, नृत्य करना, देखना, शिकार करना, पक्षियों की लड़ाई, ये सभी भी इस यहाँ पर होते थे मनोरंजन के माध्यम से। और आर्थिक जीवन एवं सामाजिक धार्मिक जीवन की जब हम पढ़ते हैं तो सिंचाई, बुवाई, जुताई, इन सभी विधियों से ये परिचित भी थे। गेहूँ, जौ, मटर, कपास इत्यादि फसलों के बारे में ये खेती भी करते थे। चावल के प्रमाण केवल बहुत ही कम स्थलों से मिले हैं, जैसे लोथल और रंगपुर से चावल के प्रमाण मिलते हैं। गन्ना, रागी, इसके प्रमाण यहाँ से नहीं मिलते हैं। और धातु यदि देखा जाए तो लोहा धातु के प्रमाण यहाँ से नहीं मिलते हैं। और पशुपालन के बारे में समझते हैं तो जो है पशुपालन की बात करते हैं तो कोबड़ वाला जो सांड था वो बहुत ही प्रिय पशु होता था सिंधु घाटी सभ्यता में। गाय, घोड़ा आदि से परिचित थे, लेकिन शेर से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें। और नेक्स्ट जो था उद्योग धंधे जो होते थे वो सूती वस्त्र के उद्योग होते थे, बर्तनों के एवं शिल्प इत्यादि के उद्योग यहाँ पर किए जाते थे। और व्यापार की बात करें तो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, ईरान, अफगानिस्तान, इन सभी जगहों से जो है हमारे सिंधु घाटी सभ्यता का जो है व्यापार होता था। और निर्यात आयात में हमने पढ़ा था कि सूती वस्त्र एवं हाथी दांत लकड़ी, इसका जो है निर्यात होता था। और आयात की बात करते हैं तो चांदी ईरान, अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी, टिन अफगानिस्तान से, तांबा खेतड़ी राजस्थान से, और लाजवर्द ये मेसोपोटामिया से मंगाया जाता था। और धार्मिक जीवन हमने पढ़ा था तो धार्मिक जीवन में देखा था कि जो धर्म था, धर्म पर लौकिक व्यवस्था जो थी उस पर धर्म का बिल्कुल भी वर्चस्व नहीं होता था। और यहाँ पर मंदिर के प्रमाण नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो कहा जाता कि यहाँ पर मंदिर नहीं मिलते हैं। और पूजा जो है माता देवी की पूजा करते थे, इसके प्रमाण मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और उर्वरता देवी की पूजा जो है हड़प्पा से, इसके प्रमाण मिलते हैं। और एक मोहर से प्रमुख जो देवता होते हैं इनके बारे में पता लगता है कि जो पशुपतिनाथ थे वो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख देवता थे। और आगे जब हम समझते हैं तो आगे बताया जाता है कि नाग पूजा, इसके बारे में ये पूजा करते थे। लिंग योनि पूजा, स्वास्तिक चिन्ह, जो स्वास्तिक चिन्ह ये होता है तो इसके बारे में भी ये जानते थे और इसकी भी पूजा करते थे। अग्नि कुंड के जो है प्रमाण लोथले एवं कालीगंगा इन्हीं दो स्थलों से मिलते हैं। और वृक्ष एवं पशु पूजा के बारे में भी ये जानते थे। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बारे में हमने पढ़ा और दोबारा रिवीजन भी किया, तो इस रिवीजन के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और चैनल से जुड़े रहें। वंदे मातरम।